गुड इवनिंग दोस्तों, मैं धीरज एक बार फिर से आप सभी का इस नए सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, यह इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की चौथी क्लास है जिसमें हम लोग समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। देखो यार, अभी तक हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं हमने अच्छे से समझा, और वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं इस बात को भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से संबंधित ये चौथी क्लास है। पहली क्लास में कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव हमने समझा। दूसरी क्लास में हमने कहा अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं, और किसी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालते हैं। इन 3 वीडियो के माध्यम से मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को आपको समझाने का प्रयास किया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज की चौथी क्लास में वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, अक्ष पर होगा तो हम जानते हैं कि अगर अक्ष पर एक्सिस पर होगा तो वहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, E अक्ष के लिए जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया था वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ था। ये डेरिवेशन हम लोगों ने वहां पे किया था। और निरक्ष के लिए हमने जो डेरिवेशन किया था, निरक्ष के लिए वो डेरिवेशन था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ था। तो इतनी बातें शायद हम अच्छे तरीके से आपको समझाने में सफल रहे। एक बार हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि वहां पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, क्लियर दिख रहा है। देखो यार, तो इस वीडियो में हम लोगों को ये समझना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हो। तो माना हम एक पॉइंट है, ये सारी बातें आप अगर लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि माना कोई द्विध्रुव है जिसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। मैं लिख दे रहा हूं इस बात को कि माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि देखो यार, मुझे इस एक्सिस पर यानी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम ये भी समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष से जिस बिंदु पे मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है उसका झुकाव थीटा डिग्री है। तो आप लोग 11वीं क्लास में पढ़े होंगे कि जिससे थीटा जुड़ा हुआ होता है वो होता है क्षैतिज घटक और उसके लंबवत होता है ऊर्ध्व घटक। तो आप एक चीज यहां से नोटिस करेंगे कि यहां से थीटा जुड़ा हुआ है तो क्षैतिज घटक जो आपका होगा वो होगा PA cos थीटा और इससे 90 डिग्री पर होगा P sin थीटा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ये समझते हैं कि यहाँ पे P का मान कितना है, तो आप बोलेंगे P का मान है P cos थीटा। तो अगर मैं ऐसे निकालूं कि द्विध्रुव P cos थीटा से अक्षीय स्थिति के लिए E अक्ष का मान अगर हम लोग निकालें तो अक्षीय स्थिति के लिए क्या होगा, तो आप लोग जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ होता है। अगर इस फार्मूले में हम लोग रखें तो हो जाएगा E एक्सिस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 और P का मान है P cos थीटा/r³। इसे हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं समीकरण 1। नेक्स्ट पॉइंट है कि P sin थीटा के लिए अगर यहां से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो P sin थीटा, अब ये देखो यार, अगर ये एक्सिस है, ये अक्ष है, तो निरक्ष क्या होगा, ये होगा। तो निरक्ष के लिए अगर हम निकालें P sin थीटा से E निरक्ष, अगर यहां से E निरक्ष निकालेंगे तो E निरक्ष के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और निरक्ष के लिए जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ होता है। तो यहां से P का मान हो जाएगा P sin थीटा/r³। इसे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं समीकरण 2। हम आशा करते हैं कि इतनी बातें आप अच्छे तरीके से भली भांति आप समझ गए होंगे। अब आप लोग देखिए,
आप एक चीज जानते हैं, अक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका इधर है, वैद्युत द्विध्रुव अगर आपका आघूर्ण इधर है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इधर होगा, और निरक्ष इधर है तो निरक्ष से क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तीव्रता के लंबवत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष की तीव्रता होगी। तो यहाँ पे आप लोग नोटिस करेंगे कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये दोनों थीटा कोण पर आप स्थित हैं, तो इसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा E बराबर √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos थीटा। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो आप बोलेंगे एक चीज बताइए, cos 90 डिग्री, अगर यहाँ cos 90 डिग्री रखेंगे तो ये डाटा आपका क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल वैल्यू बचेगी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बचेगी। तो यहाँ से अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप बोल सकते हैं E बराबर √ चलो E1 को आपने क्या निकाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ का यहाँ से हम लोग कर दे रहे हैं होल स्क्वायर प्लस, ध्यान से बात समझो, E2 को आपने क्या निकाला है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा यहाँ, और यहाँ पे p sin थीटा r³ का होल स्क्वायर। और अच्छे से अगर हम लोग सॉल्व करें तो E बराबर, देखो यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p और r³ इतने फैक्ट आपके क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ बाहर आएगा, और अंडर रूट यहाँ से बचेगा cos स्क्वायर थीटा और 2 दूना 4, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम आशा करते हैं यहाँ तक आप शायद अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार चेक करते हैं, यहाँ तक क्लियर दिख रहा है। अब और इसे अच्छे से हम लोग अगर समझें तो यहाँ से हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p/r³ पहले से था तो p/r³ यहाँ रहने दीजिए। अब इस 4 cos स्क्वायर थीटा को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ प्लस लगा दें और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मेरे प्यारे भाई, इस चीज का मान क्या यहाँ से होता है, 1 होता है। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ और अंडर रूट यहाँ का से मान उठाएंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ का जो मान होता है वो 3 cos स्क्वायर थीटा होता है। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये जो फार्मूला आपका डिराइव होता है वो वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए होता है। अगर हम इस चीज को दोनों तरीके में अक्ष के लिए अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो अक्ष के लिए क्या होगा, अक्ष के लिए यहाँ थीटा का मान हम लोग रख देंगे 0 डिग्री, और 0 डिग्री रखेंगे तो E बराबर यहाँ से निकल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो यहाँ 0 रखेंगे, cos 0 का मान 1 और 3 का गुणा 1 में करेंगे 3 × 3 3 × 4 4 का वर्गमूल लेंगे 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2p/r³। तो देखो अक्ष के लिए भी आ गया। अगर हम निरक्ष के लिए चेक करेंगे तो निरक्ष के लिए क्या होगा, थीटा का मान यहाँ हमको 90 डिग्री रखना पड़ेगा, तो 90 डिग्री रखेंगे तो एक चीज बताइए, यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और p/r³। और एक चीज आप जानते हैं इसका 90 का मान 0 गुणा इसमें करेंगे 0 हो जाएगा, 1 जोड़ेंगे 1 ही रहेगा, वर्गमूल लेंगे 1 होगा, तो ये निरक्ष के लिए आ जाएगा। तो ये एक आपका जनरल फार्मूला होता है जिससे आप किसी भी जगह पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। देखो ध्यान से, क्या प्रश्न था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हमने माना कि किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे यहाँ ज्ञात करना था, तो हम लोग जानते हैं एक्सिस के लिए जो सूत्र होता है वो आपका ये होता है, E अक्ष बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। लेकिन एक चीज जानते हैं, अगर कोई चीज थीटा डिग्री का झुकाव के साथ है तो इस चीज को बोलेंगे p cos थीटा। तो फार्मूला यहाँ से बन जाएगा E अक्ष बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा/r³, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप जानते हैं कि अगर ये p cos थीटा है तो ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे p sin थीटा होगा। अगर ये p sin थीटा है तो आप बोल सकते हैं p sin थीटा से E निरक्ष के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बटे r³, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में अक्ष की तीव्रता उसी दिशा में होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की जैसा दिशा होती है उधर भी वही तीव्रता होती है, इसके विपरीत डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे इन दोनों बीच 90 डिग्री कोण बनेगा, तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा तो एक चीज जानते हैं, cos 90 का मान 0 पूरा 0 हो जाएगा। इस तरीके से मैं एक फंडामेंटल बेसिक अप्रोच लगा के जो हमने डेराइव्ड फॉर्म निकाला, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये एकदम जनरल फार्मूला है। किसी भी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं।
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो। ओके, थैंक यू।